हेलो। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? कहाँ तक हुआ था? सौम्य और रश्मि कहाँ तक हुआ था? गुड इवनिंग। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं हुआ था ना? ठीक। मतलब हम लोग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो रहा था। ठीक। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बताओ, सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? इट बोलो। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसमें कैसा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, पार्शियल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट। हाफ फील्ड। अच्छा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पास हाफ फील्ड होने चाहिए और स्पिन सेम होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए? अपोजिट। अपोजिट होना चाहिए। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कब होगा? जब उनके बीच का डायरेक्शन मैच करेगा। ये सब मैच करेगा। तो एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा और पाई। सर सिग्मा। और पी ऑर्बिटल? सर पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बनाता है। और पाई बताया था किसी के बारे में? नहीं बताया था ना? नो सर। ठीक। अच्छा, हमने तीन तरह का ओवरलैपिंग पढ़ा था, एस एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग। कौन सा सबसे स्ट्रांग था? सर पीपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन एसपी ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन एसएस ओवरलैपिंग। अच्छा, और एन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग सर एन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग भी इंक्रीज होगा। नहीं डिक्रीज नहीं होगा। सर डिक्रीज होगा। हाँ, डिक्रीज होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं पाई बॉन्ड। सर सो कैसे पता पाई चलेगा बॉन्ड। किसी में भी कि एसएस ओवरलैपिंग है या एसपी ओवरलैपिंग है या पीपी ओवरलैपिंग है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। सर कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैपिंग है? पीपी में कैसा हो ये लिख के देना पड़ेगा, हम पेपर पे देख के नहीं बोल पाएंगे। या तो हमें डायरेक्शन बताए, कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे। सर अगर ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, जैसे मान लीजिए HCl दे दिया, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सी ओवरलैपिंग है इसमें। हाँ, ये डाई एटॉमिक में बता सकते हैं, ये बता पाएंगे हम। ठीक है सर। वो हम बता पाएंगे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, पता चल जाएगा उसमें भी। पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे। सो पाई बॉन्ड it is formed by lateral overlapping। और साइडवेज ओवरलैपिंग। s orbital never form pi bond।
s orbital never form pi bond. p orbital can form pi bond. And pi bond formation, always take place after formation of sigma bond. Pi bond formation always take place after formation of sigma bond. सर ये लास्ट लाइन क्या लिखे? Pi bond formation always take place after formation of sigma bond. हो गया? अब देखो, मैंने लिखा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कैन फॉर्म, सॉरी, p ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म पाई बॉन्ड. तो p ऑर्बिटल का शेप क्या होता था? किसी को याद है? बोलो. p ऑर्बिटल का शेप क्या होता था? डम्बल शेप. अब देखो हुआ क्या, मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है. अब मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज मल्टीपल बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड इज मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अगर सपोज आपको मैं ऐसा बोलता हूं कि ए और बी के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड दिखता है तो ये हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा. अगर ए और बी के बीच में अगर कभी डबल बॉन्ड दिखता है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा. 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड. और ए और बी के बीच में मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा. तो पाई का मतलब मल्टीपल, तो कभी भी सिग्मा के एब्सेंस में पाई का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. ठीक है. और एस जो है, एस के लिए कभी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कि कहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मैच करने के लिए आ रहा है. तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है. तो आप एक्स एक्सिस से आओ, वाई एक्सिस से आओ या जेड एक्सिस से आओ, कहीं से भी आओ,
आपको क्या होगा, आपको एस इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए एस हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। बट पी के साथ ऐसा केस नहीं है। तो मान लो अगर ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो जो भी हो, एस हो या पी एक्स हो, दोनों ने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। अब यहाँ पे एक वाई होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक जेड एक्सिस होगा। तो ये जेड एक्सिस है, अब मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास पी वाई है, तो ये वाई एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में अब क्या बॉन्डिंग होगा, तो एक्सियल तो हुआ नहीं, क्या हुआ, साइडवेज हुआ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड। ये आपका हो रहा है क्या, साइडवेज ओवरलैपिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो साइडवेज देखो, पी जो सबसेल है, जो पी शेप होता है, डंबल है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाफ जो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मान लो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस है, मतलब मैं फेज को दिखला रहा हूँ। तो प्लस वाले ने प्लस वाले के साथ कंबाइन किया, माइनस वाले ने माइनस वाले के साथ कंबाइन किया, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब बॉन्ड बना यहाँ पे, तो हुआ क्या, आधा बॉन्ड ऊपर बना, तो बोलेंगे 50% ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ, 50% ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है, तो बोलेंगे आधा आधा बॉन्ड बना वहां पे। एक मिनट हो रुकना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इस P का ऊपर का दो लोग ऊपर मैच कर रहा है, बाकी यहाँ पे हो रहा है, तो बोलेंगे 50% पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस एबव दिस लाइन, सिग्मा बॉन्ड। और इस सिग्मा बॉन्ड वाले प्लेन को ही क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लेन is also called as molecular plane। तो 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे। समझ में आया बच्चा लोग कुछ? नहीं सर, ये फिगर नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर से समझाता हूँ। ये समझ में आया ना कि कभी भी सिग्मा के एब्सेंस में पाई नहीं बन सकता है। यस सर, वो आ गया।
ठीक है। अच्छा एक पॉइंट देखो, मैं जरा यहां से इसको मिटा रहा हूं। देखो आपके पास 3 p ऑर्बिटल है, px py pz। अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं कि ये px है, तो ये अगर x है तो ये px हो गया और ये भी px हो गया। तो इनके बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा बताओ, एक्सियल और साइडवेज? एक्सियल। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। अब मान लो यहां पे एक p ऑर्बिटल है, एक और है, ये y एक्सिस है, तो ये क्या हो गया? py हो गया। ये भी y एक्सिस है, तो ये भी क्या हो गया? py हो गया। अब ऑलरेडी वहां पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो ये y ऑर्बिटल कभी एक्सियल मैच कर सकता है? बोलो। अगर ऑलरेडी यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो कभी ये दोनों p ऑर्बिटल नहीं कर सकते एक्सियल। बट इतना पता है कि ये दोनों p ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है। ये दोनों p ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल है तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो अगर इनका डायरेक्शन मैच हो गया तो इनके बीच में क्या हो रहा है? एक ओवरलैपिंग हो रहा है। और ओवरलैपिंग दो जगह पे हो रहा है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर भी हो रहा है और इसके नीचे भी हो रहा है। तो बोलेंगे आधा ओवरलैपिंग ऊपर है तो 50% यहाँ पे हुआ और 50% यहाँ पे होगा, बिकॉज पी सबसेल में दो जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर में और नीचे में। तो ऊपर वाला ऊपर बनाया, नीचे वाला नीचे बना रहा है, तो नीचे में 50% और ऊपर में भी कितना हो गया? 50%। इसलिए बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर नीचे बनता है। समझ में आया ये? अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा हो जाएगा, इस इलाके में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैं सबको थोड़ा साफ कर रहा हूं। अब चलो, केवल काम का चीज मैं दिखा रहा हूं। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में यहां पे पहले यहां पे बना कुछ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कुछ ओवरलैपिंग यहां पे हुआ। तो इस ये लाइन जो है इसको मैं बोल सकता हूं क्या? ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ या ना बताओ। तो एक पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बाइसेक्टर कौन है? दिख रहा है वो? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बाइसेक्टर कौन है बताओ? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस कौन सा प्लेन है?
मैंने पहले लिखा है वो सिग्मा बॉन्ड प्लेन है ना? तो ऐसा बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लेन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो दो क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होगा कि नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज, क्या लिखेंगे इसमें बताओ? नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कौन है? एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, एक्स एक्सिस तो मतलब यहाँ पे इमेज में लिखा हुआ है, अगर ये तो वाई भी हो सकता है, ये जेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। एक्स की जगह पे वाई लिख दूं तो वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज करेंगे, कौन सा प्लेन है? तो जो सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है, बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड प्लेन। और सिग्मा बॉन्ड प्लेन का दूसरा नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लेन का दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आया? अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन बाइसेक्टर इज, पाई इलेक्ट्रॉन बाइसेक्टर इज, क्या लिखेंगे फिर से? सिग्मा बॉन्ड। तो जरा ये दो लाइन नोट कर लो। सर नोडल प्लेन क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर भूल गया? जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ हम लोगों ने, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, याद है कुछ? वही वाला नोडल है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, which of the following is correct for pi bond? A option, pi bond formed by s and p orbital, pi bond formed by axial overlapping, pi bond formed pi electron cloud
is bisected by sigma bond plane. एक मिनट के लिए सॉल्व करो, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूँ। सर इसमें तो मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। हो सकते हैं, सॉल्व करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये हो सकते हैं, 1 से ज्यादा हो सकता है। हाँ बताओ बच्चा लोग, आंसर बताओ। बताओ ए ऑप्शन सही है गलत है? सही है। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एस एंड पी ऑर्बिटल रॉन्ग है, बताओ क्यों रॉन्ग है? हाँ रश्मि एक्सप्लेन करो क्यों रॉन्ग है। एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही, मैंने ये पॉइंट थोड़ा देर पहले बताया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, पी बना सकता है, एस नहीं बना सकता, इसलिए गलत है। दूसरा, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, सही है गलत है? रॉन्ग, बिल्कुल सही। क्या सही होता? पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वेज, बिल्कुल सही। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पी ऑर्बिटल, सही है? सही है। डी ऑप्शन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बाइसेक्टेड बाय सिग्मा बॉन्ड प्लेन, ये तो मैंने अभी जस्ट अभी बोला है थोड़ी देर पहले। अच्छा अभी एक बात बताओ, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या बोलोगे? पाई, कैसे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर कोई पूछता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ दिव्यांश, पाई क्यों होगा? सर क्योंकि पाई बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों आ जाएगा और उसमें केवल नहीं सिग्मा नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, तुमने आधा स्टेटमेंट सही बोला, आधा स्टेटमेंट गलत बोला। पाई तब बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। बट पाई बॉन्ड में कभी भी सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं होता है। हाँ कोई बोलेगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई काउंट होगा, बट पाई में तो केवल पाई काउंट होगा। समझ में आया? तो सर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, और सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। नहीं 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 नहीं, पाई बॉन्ड है।
अरे सर पाई तो डबल बॉन्ड ही हमेशा रहता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा ए डबल बॉन्ड बी, तो एक सिग्मा है और एक पाई है। तुम जो कंपेयर कर रहे हो ए बी, यहाँ पे सिग्मा, तो मैं ये बोल रहा हूं तुम इस सिग्मा और इस डबल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हो। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट अगर कोई बोलेगा इस सिग्मा में और इस पाई में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रीजन देखो। सिग्मा कैसे बना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट बताया था ना कि ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अच्छा, कुछ पॉइंट मैंने बोला था। तो अब ये बताओ, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और एक्सियल में दो ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और पाई बनता है साइडवेज से, और साइडवेज में दो पी ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस होता है। तो कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, जिसमें डिस्टेंस कम या जिसमें डिस्टेंस ज्यादा? मेरा क्वेश्चन ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और साइडवेज ओवरलैपिंग में डिस्टेंस सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग में डिस्टेंस दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का क्या होता है, कम होता है। लेकिन साइडवेज में दो एटॉमिक ऑर्बिटल दूर दूर से ही, अब ऐसा सोचो कि दो आदमी मिलने वाले हैं, ठीक है, और एक केस हो गया कि दोनों पर्सन बिल्कुल आमने सामने मिले और हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों ने आके हाथ मिलाया, तो ये एक तरह का ओवरलैपिंग हुआ। और इस ओवरलैपिंग में बोलेंगे दोनों ने क्या किया, एक्सियल ओवरलैपिंग किया। अब दूसरा केस है, दो आदमी मिले बट उनके बीच में मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक वॉल है या एक टेबल है उनके बीच में, और उस टेबल के कारण वो दोनों हैंडशेक नहीं करेंगे, तो दोनों क्या कर रहे हैं, हाई फाइव कर रहे हैं। तो किसमें ज्यादा उन्होंने ओवरलैपिंग किया, जब उन्होंने हैंडशेक किया था, जब उन्होंने हाई फाइव किया था? पहले बार मिले थे तो विदाउट टेबल मिले थे, उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। दूसरी बार जब मिले तो उनके बीच में टेबल है, तो वो टेबल उनके बीच के डिस्टेंस को कम नहीं होने देगा, तो वो क्या करेंगे, दूर से ही हाथ हिला के एक दूसरे को हाई कर देंगे। तो कौन से केस में ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल में, साइडवेज में? आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलो एक डायग्राम दिखाता हूं आप लोगों को। सर जब एक में एक्सियल में जब दोनों मिल रहे हैं तो उसी में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसी में साइडवेज ज्यादा होगी, और बाकी लोग साइडवेज बोल रहे हैं तो यस दिखाते हैं। सर। ये साइडवेज हो गया, ठीक है, दोनों ने सामने से मैच कर रहे हैं, सॉरी साइडवेज बोलता हूं, ये एक्सियल हो गया, दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। अब सेकंड केस है,
अब यहाँ पे बीच में एक ऑब्स्टिकल है, ये इनको मिलने नहीं दे रहा। ये ऑब्स्टिकल कौन है? तो ये ऑब्स्टिकल है सिग्मा बॉन्ड। ये ऑलरेडी बन चुका है। तो इन्होंने क्या किया, अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा। बताओ पहला वाला केस में ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग है या दूसरे वाले केस में ज्यादा ओवरलैपिंग? बाकी लोग बताओ। तो ये था आपका एक्सियल और ये था आपका साइडवेज। तो बताओ पहले वाले केस में अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो किसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, एक्सियल और ओवरलैप और साइडवेज? एक्सियल। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कौन होगा? सिग्मा ऑलवेज। बट अगर कोई आपसे ये पूछेगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो पॉइंट लिख लेना। देखो पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। Pi bonds are weaker than sigma bond. Pi bonds are weaker than sigma bond. But double bonds are stronger than single bond. But double bonds are stronger than single bond. और एक पॉइंट लिख लेना, सिंगल बॉन्ड आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे कोई ये पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ sigma bond between two atoms, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड between two atom।
जरा इसको फिल करो तो, इन 3 पॉइंट्स को फिल करो। क्या नंबर फिल करते हो बताओ तो क्या होगा? फिल करो। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर 1 बिल्कुल सही। दूसरे का आंसर मैक्सिमम नंबर बॉन्ड बिटवीन 2 एटम कितना हो सकता है? 3। और लास्ट वाले का आंसर 2 बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज 2। सिग्मा 1 bond between 2 atom is 3 and pi bond between 2 atom is 2। बस बिल्कुल सही बात है। तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है, 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है? 1 सिग्मा और 2 पाई, और पाई बॉन्ड इसी में मैंने लिख दिया, 2 ही हो सकता है। अच्छा ये बताओ, 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड ही क्यों हुआ? 4 क्यों नहीं हुआ? 5 क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों? दो एटम के बीच में 3 एटम, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही क्यों बनता है? 4 5 6 क्यों नहीं? अच्छा बताओ, कितने एक्सिस होते हैं? 3। तो 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनने का रीजन है कि अपने पास 3 एक्सिस ही है, एक्स वाई जेड। जितने एक्सिस उतने डायरेक्शन, इसीलिए 3 ही बॉन्ड मैक्सिमम बन सकता है। तो चलो थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब चलो जरा O2 मॉलिक्यूल देखते हैं। तो O का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चा लोग? 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस सेल में 2s पेयर्ड है और 2p4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कोवैलेंसी कितना हो गया? कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2। वैसे ही दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये भी वही होगा, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे ये केस है,
अब यहाँ पे इन दो के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन स्पिन है। चलो यहाँ पे बोल देते हैं ये px है, ये py है और ये pz है। मान रहे हैं बस यहाँ पे हम कि ये px है, ये py है और ये pz है। तो एक क्या हुआ? py ओवरलैपिंग। दूसरा क्या हुआ? pz ओवरलैपिंग। अब देखो इसके अंदर में कौन सिग्मा है कौन पाई है वो हम नहीं बोल पाएंगे, वो कोई भी हो सकता है। बट हाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें से एक सिग्मा होगा तो दूसरा क्या होगा? पाई होगा। उल्टा भी लिख सकता था मैं। और सबको पता है O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? दो होता है, जिसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्लियर है? अच्छा ये मैंने py pz किया, यहाँ पे मैं px भी लिख सकता था, px py या px pz ऐसा भी लिख सकता था। नहीं, दोनों पाई नहीं हो सकता, बिकॉज विदाउट सिग्मा पाई फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब तक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कनेक्ट नहीं होगा तब तक उस एक्सिस के अगेंस्ट में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है उसके रिस्पेक्ट में। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक O है और ये एक O है, इनके बाद में बॉन्ड, बीच में एक बॉन्ड बना। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये हो गया 50% ऊपर और ये हो गया 50% नीचे। वैसे ही जरा N2 का ड्रॉ करो तो। कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सोचो क्या क्या ओवरलैपिंग हो सकता है। ट्राई करो एक बार। Yes, sir. कौन कौन सा ओवरलैपिंग हुआ प्रशांत? px px py py pz pz, ठीक है। तो n का यूज किया आपने 1s2 2s2 2p3। so 2s2 2p3। दूसरा n है 1s2 2s2 2p3।
तो यहाँ पे इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ, तो मान लो एक px है, py है, pz है। ठीक है, तो px py pz, तो कोई इसमें एक सिग्मा बना लो, बाकी दो क्या हो जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा, इफ x एक्सिस if x axis is internuclear axis, then px is sigma, py is pi bond, and pz is pi bond. हो गया बच्चे लोग? अब देखो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जरा CH4 मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो कार्बन का मैं डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट लिखता हूं। अब देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, 1s2 2s1 2p3, ये इसका ग्राउंड स्टेट में, सॉरी ग्राउंड स्टेट बोलता हूँ, एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी। ये है, और हाइड्रोजन आपके पास है, तो 4 हाइड्रोजन है, सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, तो मैं 4 और हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे कौन कौन सा ओवरलैपिंग हुआ,
तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, 2s था और ये h है, तो ये हो गया 1s 2s ओवरलैपिंग। ये आपका हो गया 1s 2px। ये हो गया 1x, अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, और ये हो गया 1s 2pz। सो 4 ओवरलैपिंग है, 1s 2px, 1s 2py, 1s 2pj। अब बताओ यहाँ पे ओवरलैपिंग का टाइप क्या क्या हो गया, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। वन एस ओवरलैपिंग, थ्री एसपी ओवरलैपिंग। अब बताओ तो इन दोनों का स्ट्रेंथ क्या सेम होगा, बताओ। नहीं होगा। तो अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो CH4 में कितने तरीके का बॉन्ड है, 4 तरह के। 2 तरीके का। लेकिन सबको पता है कि CH4 में आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 में चारों बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। कहां पे, CH4 कैसा मॉलिक्यूल है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। O2 में एक्सप्लेन कर दिया, N2 में एक्सप्लेन कर दिया, तो लिमिटेशन ये निकला कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम कर जाता है, लेकिन अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम नहीं करता। समझ में आया? तो पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, according to valence bond theory, CH4 should contain according to valence bond theory CH4 should contain two type of covalent bond, but in reality it contain only one type of bond, that is all bonds are of equal strength.
हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो। ये बताओ px, py और pz ऑर्बिटल के बीच में कौन सा कितना एंगल होता है? px, py और pz px, py और pz के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है? बोलो। नहीं, अभी बताया था। px किधर होता है? along x एक्सिस। py किधर होता है? y एक्सिस। और pz होता है z एक्सिस। तो x और y एक्सिस में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां पे SPY, SPX, so bond angle between SPX, SPY and SPZ, bond angle between SPX, SPY and SPZ should be 90 degree. According to VBT. But in reality, bond angle between bond angle in CS पर कर देते हैं, but in reality bond angle in CH4 will be around 109 डिग्री। होता है ना इतना? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109 डिग्री होता है। बट इसके हिसाब से कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही लिमिटेशन है कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है, बट जब आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो शेप और ज्योमेट्री को ये एक्सप्लेन नहीं करता। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन। अगर एक लाइन में लिखना हो कि लिमिटेशन क्या है तो लिख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी failed to explain shape and geometry of polyatomic molecule.
हो गया? तो एक पॉइंट लिख लेना, to explain the shape and geometry of molecule, to explain the shape and geometry of molecule, concept of hybridization, to explain the shape and geometry of a molecule, concept of hybridization was सर ब्लैक बोर्ड added पे नहीं दिखे। to explain the shape and geometry of molecule, concept of hybridization was later supplemented to valence bond theory. Concept of hybridization was supplemented to the concept of valence bond theory. हो गया? हाँ सर। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना है VSEPR 3। पूरा नाम है इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब देखो, सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आया था, इस कॉन्सेप्ट ने ही शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। तो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर कोई पूछेगा वीबीटी क्या एक्सप्लेन करता है, तो वीबीटी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करता है। वैसे ही अगर कोई पूछेगा वीएसईपीआर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, तो वीएसईपीआर थ्योरी शेप एंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो पॉइंट देख लेना, VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। VSEPR theory explains shape and geometry of a molecule. अब इसका लॉजिक क्या था?
आज हम केवल लॉजिक ही डिस्कस करेंगे। VCPR थ्योरी क्या बोलता है कि जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास सेंट्रल एटम होते हैं। सेंट्रल एटम वो है जिसके पास सारे एटम अटैच्ड होते हैं। सेंट्रल एटम का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कि मैं बोलता हूं अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम है, SF4 है तो सल्फर सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम समझ में आया? सेंटर क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, in case of polyatomic molecule there is central atom, और इस सेंट्रल एटम के पास कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? जैसे मान लो अपने पास NH3 है, तो 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हो गया लोन पेयर, और ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। ठीक है? तो सेंट्रल एटम के पास कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कुछ बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या सभी बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, और कुछ आपके पास क्या है? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखना, बॉन्डेड पेयर बोलने का मतलब है किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितना बॉन्ड पेयर होगा? तो एक ही बॉन्ड पेयर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर between two atom maximum number of bond pair between two atom will be 1। एक से ज्यादा बॉन्ड पेयर नहीं होगा। So maximum number of bond pair between two atom will be 1। जैसे यहाँ पे दो एटम के बीच में बोल रहा हूं, एक सेंट्रल एटम के पास एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे CO2 है, तो CO2 में कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर है बताओ? जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कितना काउंट करेंगे? 1 बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे कितना काउंट करेंगे? 1 बॉन्ड पेयर। तो बोलेंगे कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। दो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड पेयर ही काउंट करना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं XeOF4, तो XeOF4 में जेनॉन के पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है? बोलो। 4 तो नहीं है, ज्यादा है। देखो
जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड पेयर है? नहीं, रश्मि तुम्हारा सही है, कनिष्क 6 नहीं होगा। अरे जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में 1 हो गया। जितना आपके पास बॉन्डेड एटम है उतना आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा रूल ही है। तो जेनॉन के पास 5 एटम अटैच्ड है तो बोलेंगे 5। So bonded pair of electron is equal to number of atom attached with central atom. Number of atom attached with central atom. क्लियर है? तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ बॉन्डेड पेयर है, कुछ नॉन बॉन्डेड पेयर है। अब देखो है तो सब इलेक्ट्रॉन ही, तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, और सिमिलर चार्ज के बीच में क्या लगता है? रिपल्सन। और जब इस रिपल्सन लगेगा तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा? इस रिपल्सन को मिनिमाइज करना, बिकॉज रिपल्सन होने से मॉलिक्यूल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। टू मिनिमाइज this repulsion, to minimize this repulsion, central atom rearranges paired electron in such a way to get to minimize this repulsion, central atom rearranges paired electron in such a way to get a fixed shape and geometry of fixed shape and geometry of molecule. तो यहाँ पे रिपल्सन क्या क्या लगेगा? तो लोन पेयर रिपल्सन, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस तरीके से शेप और ज्योमेट्री क्या होता है? डिफाइन होता है। तो नोट डाउन कर लो।
हो गया सर। हो गया? चलो फिर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर इसके आगे, ठीक है? मुझे नेक्स्ट क्लास में याद देना कि VSEPR थ्योरी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, इतना बस मुझे याद दिला देना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।